कि क्या अच्छा लगा? उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि सब हो गया और अब बटरफ्लाईज आ रहे हैं। मेरे को सीरियसली बताओ ये कहाँ से शुरू हुआ था? बिकॉज मेरे को बड़े सारे वर्जन मिले और अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है वो अंदर अंदर आपको पसंद कर रहे थे, इसीलिए शायद आशिकी में अच्छे अच्छे गाने आपको पकड़ा रहे थे। जिस तरह के वो संगीतकार हैं, जिस तरह के आर्टिस्ट हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलहदा है, बहुत अलग हैं। वो बिल्कुल भी बात नहीं करते स्टूडियो में। बहुत मैं कहूँगी कि एक मंदिर जैसा माहौल है वहाँ पर। मैं भी एज अ प्रोफेशनल बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं स्टूडियो में जाकर बात नहीं करती हूँ, सिर्फ गाना गाती हूँ और वहाँ से निकल जाती हूँ। सो इस मामले में हम बहुत ही सिमिलर रहे हैं। तो हमारी इतने सालों गाने के अलावा कोई बात नहीं हुई, ना फ़ोन पर, ना मैसेज पर, ना स्टूडियो में, ना किसी अवार्ड फंक्शन में। हम सिर्फ मिले, काम की बात हुई और एग्ज़िट। लेकिन कुछ सालों पहले थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर उन्होंने प्रस्ताव। ब्लशिंग अपने पति के बारे में आप बात कर रहे हो। 50 इंटरव्यू में बता चुकी हो, उसके बाद भी आप शर्मा रहे हो। फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा शादी का। तो फिर मैं मुझे जहां तक मैंने पढ़ा सुना ये था कि उनके फादर को आप कहीं अच्छे लगे थे, नरेश जी को। तो उन्होंने कहा देखो यार ये लड़की है, बच्ची है, अच्छा गाती है, इस पे नजर रखो। तो ऐसा कहाँ कहीं पढ़ा? इंटरव्यू में उन्होंने कहीं कहा था कि नरेश जी ने कहा था कि जो पहली बार आपको रिकमेंड किया था, जो आपका पहली फिल्म थी उससे पहले, अच्छा गाने के लिए। हाँ कि ये अच्छी लड़की, इस पे हाँ नजर रखो। तो मुझे लगता है उसके बाद जो नजर पड़ी, फिर वो नजर रखी ली उन्होंने, कहा घर में ही रख लेते हैं। हाँ, तो फिर प्रस्ताव के बाद मैं जिस संस्कार से पली बड़ी हूँ, तो माता पिता ही तय करने वाले थे कि मैं किससे शादी करूँगी। जितनी बातें आप करते हो उसमें आंटी तय किया होगा, मैं डाउट। फिर उन्होंने मम्मा से बात की। तो हमारा रिश्ता पक्का हुआ, उसके बाद हम मिले। उसके पहले हम मिले भी नहीं थे। तो कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े उनको? वो है ही इतने अच्छे। आई मीन मम्मा, जैसे ही वो मम्मा से मिले, शी couldn't have asked for a better person for me than him. मेरे को आंटी और मिथुन जी की कॉन्वर्सेशन देखने का बड़ा मन कर गया। मैं आंटी से मिला तो मुझे लगा ये दोनों जब साथ में बैठती हो अकेले, बहुत यूनिक बॉन्डिंग है। और आप जब दोनों को साथ में देखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मम्मा मेरी मम्मा है। इनफैक्ट घर पर भी अगर बातें होती हैं तो मैं कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती कि अच्छा मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ इस बारे में, या मम्मा मेरा साइड लेगी, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। मैंने सुना कहीं आप कह रहे थे कि जो शिकायतें होती है, जैसे पहले मम्मी डांटती थी, अब ये भी डांटते हैं, अब वो भी कहते हैं कि मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा मैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी टीम बन गई है। फिर मेरे को एक सवाल आया, मैंने कहा कि मेरी आशिकी उन्होंने गवा दिया, अच्छे अच्छे गाने गवाए, जब शादी प्रपोज करना था तब सारे अच्छे अच्छे गवा दिए, बाद में बहुत सारे गाने आए तो उसमें पलक के गाने बाकी सारे म्यूजिशियंस आता रहे, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। आई थिंक पहले जितना काम हमने किया उतना ही काम अभी कर रहे हैं। पहले भी जैसे मेरे को हाफ गर्लफ्रेंड आपने गाने सुने थे, वो तो शादी के पहले की बात है, बट हाँ, बट आशिकी में तो उसी के बाद प्रपोजल शुरू सब कुछ हुआ। मैं उसके बाद नहीं हूँ। किस मूवी के बाद आप लोगों के? हाँ, आप टाइमलाइन जानना चाहते हैं ना स्पेसिफिक? नहीं, काफ़ी सालों तक नहीं हुआ, बहुत रीसेंट बात है। मैंने मोहित सूरी का मैं इंटरव्यू करा था, तो मोहित ने मुझे बताया कि जब उदिता उनको पसंद आई थी तो मिथुन वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके पास वो गए और कहा कि मिथुन मैं शादी करने जा रहा हूँ। हाँ जी। तो मिथुन का रिएक्शन था क्यों? इज लाइक क्यों मतलब? देन ही सेड कि हमारी काफी अच्छी बातें हुई और हम काफी हंसते हैं। तो मैंने कहा लिटरली आप दोनों मिथुन हंसते हैं? कैसी कॉन्वर्सेशन होती है आप दोनों लोग की? किस बारे में? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, बिकॉज आई आस्क हिम। मैंने कहा कि जब लोग प्यार करके शादी करते हैं तो बहुत ही लवी डवी माहौल होता है, बटरफ्लाईज आते हैं, जो गाने आप हमें सुनाते हो, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, या अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़, ये जो उस टाइप के गाने म्यूजिकल बजते हैं। हाउ इज मिथुन एज अ हस्बैंड, एज अ बॉयफ्रेंड? क्योंकि वो कह रहे थे अब बॉयफ्रेंड वाला काम शुरू है मेरा। हाँ जी। बहुत ही ज़्यादा किस्मत की बात मैं मानती हूँ कि हम दोनों बहुत सिमिलर हैं एज पीपल। हमारी जो आदर्श हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी लाइफ के स्तंभ है, वो बिल्कुल एक हैं। तो जब हम एक साथ आए, जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ और जब हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया,
तो ऐसा लगा जैसे कि मुझे उनके लिए बनाया गया है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे पार्टनर मिले हैं जो इतने सपोर्टिव हैं। ही इज़ अ जीनियस, इतने That he is. अमेजिंग है I think वो। I also love him equally जितना आप करते हो. हाँ, हम तो फ़ैन क्लब का हिस्सा हैं। हमारी जब बात यहाँ भी मेरा आपका हुई कंपटीशन हो सकता है कि मिथुन को कौन ज़्यादा पसंद करता है. कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। Beautiful, beautiful. So if you have to dedicate one song to Mithun, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा। मैं इसको बात कर बचा. चलो कोई और गाना, मिथुन ना कोई गाना. ये तो चलो अमाल मलिक का गाना था. कोई मिथुन ना गाना जो आपने ना गाया हो, वो I आपको think, मिथुन को डेडिकेट करना हो. तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत। I would love to listen 2 लाइन मिथुन के लिए. तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे कर कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी मेरी, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। ब्यूटीफुल ट्रैक. बड़ा कंपोजिशन. मेरे को बहुत अंडररेटेड गाना लगता है ये. एक विलन में इसके बारे में इतनी बातें नहीं हुई. मुझे बहुत शिकायत थी, मैंने मोहित से भी बात कही कि ये गाना और ज्यादा चर्चा में आना चाहिए था. मैंने बहुत सुना इसे, मेरे कॉलेज के टाइम पे आया था और मैं रात भर सुनता था ये गाने, जो तू मेरा हमदर्द है. आई फील कि कभी कभी वो बात बहुत अच्छी भी होती है कि कोई गाना अगर प्रमोट नहीं किया गया हो इतना ज़्यादा, या लेट प्रमोट किया गया हो, फिर भी वो आपका उस एल्बम का फेवरेट गाना हो, तो आई थिंक वो अपनी मेरिट पर आपको पसंद आता है. और ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनका प्रमोशन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सॉन्ग्स फ्रॉम दी एल्बम, बट वो अपनी मेरिट पर अपनी जगह बना ही लेते हैं लोगों के दिलों में. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स. मिथुन को आप पहली बार कब जाना आपने? जैसे वो तो जहर से काम कर रहे हैं, आप किस क्लास में थे, कहाँ कितने में थे जब जहर आई थी? जहर वाज 2006. हाँ, 5-6 में शायद. आई मस्ट हैव बीन इन स्कूल में हो गए, 9th क्लास में, yes. when he became music director. Yes, that's the year when I came to Mumbai. Okay. सही है. मोहित सूरी उस टाइम उत्ता के लिए बना रहे थे अगर तुम मिल जाओ. ब्यूटीफुल. एंड आपको मोहित मिथुन के बारे में पता कब चला पहली बार? I think उनका पहला गाना ही वो लम्हे से जहर से ही एक्चुअली पता चल गया था. And then तेरे बिन was ब्यूटीफुल. my most favorite song for years. सबका था आई थिंक. हाँ जी. मुझे बट आतिफ और मिथुन का वो गाना ज़रा पसंद था, कुछ इस तरह. मुझको तो तेरे चेहरे पर ये गम नहीं जश्ता जायज़ नहीं लगता. फिर सुना ही दो यार. मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज़ नहीं लगता, मुझे गम से तेरा रिश्ता. सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे सजा दे. वाह. पलक मुचाल के बारे में जरा क्या पसंद है? घुंघराले बाल, मुस्कुराहट या खूबसूरत आवाज? पलक मुचाल के बारे में सब कुछ बहुत पसंद है. मैं मेरी फेवरेट हूँ. बट फिर भी अगर एक चीज बतानी हो, सबसे सारा फेवरेट क्या है? कैसे बोलूँ ये खुद, मेरा थिंक मेरा दिल. ट्रू. आई मीन वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लेकर जब मैंने ये पोस्ट किया कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूं तो बहुत सारे लोगों ने आपको शुक्रिया कहा. How sweet. और ये मुझे लगता है ये शायद आपकी वो कमाई है जो बाकियों से अलग करती है, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि
जब हम पैसे कमाने लगते हैं या जब हम नाम कमाते हैं, हम चाहते हैं हम अपने परिवार का भला करें, हम अपने ऐशो आराम पूरा करें, महंगा फ़ोन आ जाए, महंगी गाड़ी आ जाए, महंगा घर आ जाए। पर जो आपने शुरू किया, मुझे वो जानना है, वो कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि सेकेंड क्लास से शायद आपने गाना शुरू किया था और फिर करगिल आई थिंक वॉज अ चेंजिंग पॉइंट। गाना मैंने शुरू किया जब 2.5 साल की थी। और 2.5 साल में बच्चे गा लेते? मैं तो मतलब मैं आंटी जी से पूछूं क्या खिलाया पिलाया था। एक फैमिली फंक्शन चल रहा था और मारवाड़ी इसमें जो महिला संगीत होता है वो बहुत एलैबोरेटेड होता है। मेरी चाचा की शादी थी और सब कुछ ना कुछ कर रहे थे स्टेज पर, तो मैंने मम्मा से कहा मुझे भी परफॉर्म करना है। और मैं 2.5 साल की थी तो मैंने बोलना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। तो मम्मा ने सोचा कि मैं कोई कविता वगैरह स्टेज पर सुनाऊंगी। फिर मैंने चल रही सजनी अब क्या सोचे गाना गाया। तो मम्मा के लिए भी वो बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ था, एक शॉक जैसा था। बट देन फॉर्चुनेटली मम्मा ने उस मेरा जो शौक़ था संगीत में उसे बहुत सीरियसली लिया, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाना शुरू की। और वो सिंगर नहीं है? नहीं। और आपके घर में कोई और सिंगर नहीं है? नहीं। और मम्मा को म्यूज़िक सुनना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, तो उनका टैलेंट परखने का टैलेंट उनका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सो मम्मा को जो जो पता चलता था, जहाँ से जानकारी मिलती थी कि शास्त्रीय संगीत ज़रूरी है, वो सिखाया। फिर जब मैं 4 साल की हुई तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि बड़ी होकर मुझे फ़िल्मों के लिए गाना है। तो फिर उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो मुझे उर्दू सिखाई। तो मुझे लिखना और पढ़ना दोनों आता है उर्दू में। अल्फाज अदायगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो मैंने सीखना शुरू किया। फिर ट्रेनिंग तो चली रही थी, लेकिन साथ ही साथ एज अ किड आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड। मैंने बहुत परेशान किया अपने मम्मा पापा को फॉर द सेंसिटिविटी दैट आई कैरीड, स्पेशली फॉर द पेन दैट आई वुड सी। जो मेरे आसपास मैं दर्द देखती थी वो मुझसे देखा ही नहीं जाता था। तो मुझे लगता था कि अगर कोई परेशान है तो वो मेरी जवाबदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा असहाय महसूस करना कि क्या आप कर दो कि उनका वो दर्द दूर हो जाए। तभी कारगिल वॉर हुआ। मैं शायद 6 साल की थी तब, और मम्मा ने न्यूज़पेपर में पढ़कर मुझे सुनाया कि बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं मदद करने के लिए। तो मैंने मम्मा से कहा कि मैं भी कुछ करना चाहूँगी। एंड मम्मा ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव, सो शी सेड कि ठीक है। फिर मैं अपने अंकल, चाचा, मामा इनके साथ शॉप टू शॉप गई और मैं हर दुकानदार अंकल से कहती थी कि मैं मेरे वतन के लोगों सुनाती हूँ और उसके बदले आप प्लीज़ मुझे कुछ डोनेशन दीजिए। बचपन में हम भी एनुअल फंक्शन में बहुत गाते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी को। हाँ जी, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन मैंने दुकान जाकर 25,000 इकट्ठे कर लिए। बट उस टाइम 25,000 बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत बड़ी रकम। और लोगों ने 99 आई गेस, 99 यस। एंड जिस तरह लोगों ने सपोर्ट किया, जिस तरह उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे समझ में आ गया कि वो जो मैं असहाय महसूस करती हूँ मुझे वो महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास संगीत है और वो बहुत बड़ी देन है। फिर संगीत के ज़रिए आप इतने बड़े बड़े काम कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो एक अभियान था। तभी इंदौर का एक बच्चा, लोकेश उसका नाम था, उसके पेरेंट्स घर पर आए, क्योंकि कारगिल वाला जो अभियान था उसे काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया। तो ऐसे पढ़कर वो संपर्क करने आए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चे की भी कुछ मदद कर दें इसी तरह। मेरे पेरेंट्स से उन्होंने बात की और मैं सुन रही थी, तो मैंने कहा कि ये तो मुझे मौके की तलाश ही थी। फिर इंदौर के राजबाड़ा पर जो ट्रॉली होती है जिसमें सामान लोड होता है, वो कहीं से अरेंज करवा दी आसपास के लोगों ने, और वहाँ पर मैंने गाना शुरू किया। पलाश मेरे साथ दोनों साथ में। एंड पहले ही उस परफॉर्मेंस में 55,000 एकत्रित हो गए, जो कि उस बच्चे की सर्जरी की एग्जैक्ट कॉस्ट थी। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल अभियान था वो कि एक ठेले गाड़ी वाले अंकल ने अपनी अंगूठी, तांबे की अंगूठी तक डोनेशन बॉक्स में डाल दी। सो डॉक्टर DV शेट्टी जो बैंगलोर के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम उस बच्चे को बैंगलोर लेकर आ जाओ तो हम उसकी फ्री में सर्जरी कर देंगे। फिर उस बच्चे की सर्जरी फ्री में हो गई, बट जो 55,000 रुपये एकत्रित हुए थे उसके लिए हमने एक आर्टिकल दिया कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो इन पैसों का उपयोग कर सकता है। तो पहले दिन 7 बच्चे आ गए। अब उन 7 बच्चों के लिए आगे से आगे शोज़ की इंक्वायरीज़ आने लगी।
तो ऑल ओवर इंडिया से, कोयम्बटूर से, चेन्नई से हम लोग जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और हॉस्पिटल के नाम से ही हम चेक लेते थे, जिस भी हॉस्पिटल में सर्जरी होने वाली होती थी। तो बहुत ही सिंपल सा एक मिशन था। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतने सालों तक चल जाएगा, इतने सारे बच्चों की मदद हो जाएगी। और अब तो ये ऐसा हो गया है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। मतलब आमतौर पर जितने सेलिब्रिटीज़ को मैं जानता हूँ वो पहले क्राइम करते हैं, फिर अच्छी इमेज के लिए चैरिटी करते हैं। मोस्ट ऑफ द जितना हमने देखा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो या बिजनेसमैन हो, सबकी यही कहानी है।